हो गया। ओके, सो हमने लास्ट टाइम बात की थी पावर फ्लो स्टडीज के हवाले से। हम हमारे पिछले 2-3 लेक्चर्स हैं पावर फ्लो स्टडीज के हवाले से हैं। तो उसमें हमने कहा था कि 2 टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, गास सेडल मेथड एंड न्यूटन रॉप्सन मेथड। गास सेडल मेथड के हवाले से प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम गास सेडल मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं पावर फ्लो स्टडीज के लिए। तो इस लेक्चर में आज हम 2 एग्जांपल्स करेंगे, 2 एग्जांपल्स देखेंगे और उनकी विद द हेल्प ऑफ दोज एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी यूज गास सेडल मेथड फॉर पावर फ्लो स्टडीज। तो इसमें एक फिगर है 6.9 को आप देख लें। इसमें हमारे पास 3 बसेस हैं टोटल, ठीक है। 2 बसेस लोड बसेस हैं जिसमें बस नंबर 3 है और बस नंबर 2 है, ठीक है। और एक बस है वो है स्लैक बस। बेसिकली इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर्स हमने बात की थी कि पावर सिस्टम्स में फ्लो स्टडीज के लिए जो बसेस डिफाइन करते हैं उसमें लोड बसेस होती हैं, रेगुलेटेड बसेस होती हैं जो जनरेटर के साथ कनेक्टेड होती हैं, और एक बस को हम स्लैक बस डिफाइन करते हैं। बेसिकली उस बस के लिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और उसका फेज एंगल हमें पता होता है। रेगुलेटेड बसेस के लिए हमें रियल पावर पता होती है और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता होता है, लेकिन फेज एंगल और रिएक्टिव पावर हमें पता नहीं होती है। और फिर लोड बसेस हैं उनके लिए एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर हमें पता होती हैं, लेकिन उसके लिए फेज का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो पावर फ्लो स्टडीज के लिए एक बस को हम हमेशा डिफाइन करते हैं स्लैक बस के तौर पे। अगर उसमें हमारे पास कोई 11 बसेस हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिनके साथ जनरेटर कनेक्टेड है, तो उनमें से एक स्लैक बस होगी और 10 बसेस जो होंगी वो होंगी रेगुलेटेड बसेस होंगी। और ऑफ कोर्स देयर कुड बी सम लोड बसेस एज वेल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये बड़ा एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसमें 2 लोड बसेस हैं और एक ही बस के साथ जनरेटर कनेक्टेड है, और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस बस को हम स्लैक बस डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस सिंपल सर्किट में कोई रेगुलेटेड बस हमारे पास नहीं है, स्लैक बस हमारे पास है। इस सिंपल प्रॉब्लम में जो चीजें गिवन हैं वो हैं इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, 1-2 की जो इम्पीडेंस है 0.02 प्लस जे 0.04 ओहम, ठीक है। और 1 और 3, बस 1 और 3 के दरमियान जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी इम्पीडेंस भी हमें पता है। सिमिलरली बस 2 और बस 3, ये बस 3 है और बस 2 इसके दरमियान जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी इम्पीडेंस भी हमें पता है। और बस 2 है उसकी रिएक्टिव पावर इट इज इक्वल टू 110.2 मेगावाट and its active power is 250.6 megawatt. Similarly, bus 3's active power is 138.6 megawatt and its reactive power is 45.2 megawatt. Okay, and slack bus की जो voltage है वो है 1.05 per unit. Of course, these impedances and this voltage it is given in per unit 1.05 और इसका एंगल 0 है, ठीक है। अब हमारा गोल क्या है पावर फ्लो स्टडीज में, हम क्या देखेंगे? वी विल सी हाउ मच पावर दिस generator which is connected with the slack bus, how much power it will contribute towards the reactive power and how much active power it will deliver, ठीक है। और एक्टिव पावर कहाँ कहाँ जा रही? एक्टिव पावर इस बस में आ रही है, एक्टिव पावर इस लोड में जा रही है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्टिव पावर का लॉस होगा, I2R लॉसेस इस ट्रांसमिशन लाइन में,
कुछ रिएक्टिव पावर का इसमें लॉस होगा, कुछ एक्टिव पावर का इस ट्रांसमिशन में लॉस होगा। ठीक है, इस लोड को सप्लाई करने के लिए एक्टिव पावर का फ्लो इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होगा, इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू यहां से पावर इस बस में आएगी, यहां से इस बस में भी जा सकती है। ठीक है, और ऑफ कोर्स ओके, so reactive power of course inductance of this transmission line, ठीक है, उसकी वजह से this generator it has to supply reactive power to this transmission line. This transmission line it will absorb reactive power, this transmission line it will absorb reactive power, this transmission line it will absorb reactive power. Similarly, the loads connected with bus 2 and 3, they also have the requirement of reactive power। ठीक है, 110.2 मेगावार इस बस की रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है और 45.2 मेगावार इस बस की रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है। सो इस जनरेटर को सप्लाई करना होगा रिएक्टिव डिमांड ऑफ द लोड्स एंड रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ दीज ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, जब हम कुछ नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसकी मदद से ये बसेस की वोल्टेजेस बेसिकली आ जाएंगी। इस बस की वोल्टेज हमें मिल जाएगी, इस बस की वोल्टेज हमें मिल जाएगी। वंस वी गेट द वोल्टेजेस ऑफ द बसेस, we can find how much current flow will take place through this transmission line, how much current will flow through this transmission line, how much current will flow through this transmission line। जब करंट हमें पता चल जाएंगी तो ऑफ कोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस बस में I²R लॉसेस कितने होंगे, इस बस की जो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, इस बस में रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट इस बस की कितनी है, इसमें कितने लॉसेस होंगे। सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बस एंड इट्स लॉसेस। जब ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी तो वहां से फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच एक्टिव पावर this generator will supply and how much reactive power this generator will supply, or it could absorb depending upon the type of loads that we have, leading loads हैं या lagging loads हैं। ठीक है, तो इसके लिए थ्योरी ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये बेसिकली दीज आर द रिएक्टेंसेस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, रेजिस्टेंस एम्पीडेंसेस है बेसिकली। ठीक है, और पावर फ्लो स्टडीज के लिए ये बेसिकली Z है, Z12 है, Z13 एंड दिस इज Z23। लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस को जब हम पावर फ्लो स्टडीज करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस की, तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू नो इज द एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो एडमिटेंसेस क्या होंगी? Admittances are nothing but the reciprocal of admittance, impedance। ट्रांसमिशन लाइन 1-2 की जो एडमिटेंस है दैट इज 1/Z12। ठीक है, तो जितनी भी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उन सब की एम्पिडेंसेस को आप कन्वर्ट करें एडमिटेंस में। ठीक है, सो आफ्टर डूइंग दैट, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने देखा था किसी भी बस की वोल्टेज, बिकॉज इसमें हमें क्या चीजें अननोन है, वी डोंट नो द वोल्टेज। और वो गॉस सेडल मेथड की मदद से अगर आप रिकॉल करें तो उसमें बेसिकली हम वोल्टेजेस निकालते थे डिफरेंट नोड्स की। ठीक है, सो इस नोड 2 की वोल्टेज क्या होगी या इस बस 2 की वोल्टेज क्या है और इस बस 3 की वोल्टेज क्या है, ये हमने निकालना है। तो दो इक्वेशंस होंगी, आप समझ लें V2 हमने निकालना है और V3 हमने एस्टिमेट करना है, डिटरमिन करना है। और इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर से अगर आपको याद हो, किसी भी बस की जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी? दिस कुड बी Vx, V1, V2। इस सब सुपरस्क्रिप्ट को फॉर द टाइम बिंग आप भूल जाएं। ठीक है, तो किसी बस की वोल्टेज किसके बराबर होती थी? उस बस की जो पावर है, स्केजुअल्ड पावर,
जो उस बस में आ रही है, उस बस की जो पावर है और उसकी जो रिएक्टिव पावर है, उसको हम डिवाइड करते हैं उस बस की वोल्टेज के स्टार से, प्लस उस बस और जितनी भी बसेस हैं सिस्टम में, उनके दरमियान जो एडमिटेंसेस हैं, उनको फिर उन बसेस की वोल्टेजेस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन V2 बस की वोल्टेज किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू V2 बस की स्केजुअल्ड पावर, एक्टिव पावर, माइनस J इंटू स्केजुअल्ड रिएक्टिव पावर डिवाइड बाय V2 बस की वोल्टेज, इसका स्टार, प्लस अगर वहां पे बसेस है, फॉर एग्जांपल 5 बसेस हैं, ठीक है, तो यहां पे फिर हम लिखेंगे, यहां पे 5 बसेस की वोल्टेज V2 के अलावा जितनी बसेस हैं उनकी वोल्टेजेस होंगी, लेकिन उनको फिर हम प्रोडक्ट लेंगे V2 और उन बसेस के दरमियान जो एडमिटेंस है। मसलन V2 और V1 बस के दरमियान जो एडमिटेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे V1 बस की वोल्टेज से, फिर V2 बस और V3 बस के दरमियान जो एडमिटेंस है उसको V3 बस की वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ 2 बसेस हैं, लेकिन अगर 5 बसेस हो फॉर एग्जांपल, तो फिर हम क्या करेंगे, V2 बस और V4 बस के दरमियान जो एडमिटेंस है उसको फिर V4 बस की वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर V2 बस और V5 बस जो है उसकी जो एडमिटेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे V5 बस की वोल्टेज के साथ और उसको फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय V2 बस के साथ जितने भी एडमिटेंसेस कनेक्टेड हैं उन सबको आपस में ऐड करेंगे, Y12 प्लस Y12 प्लस Y23 प्लस Y24 प्लस Y25 if 5 buses are there. So it's very simple equation. अगर लास्ट लेक्चर आप थोड़ा सा देख लें तो वहां से आपको समझ आ जाएगा कि ये इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हम सिंपल प्रॉब्लम कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो इसमें फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 बसेस हैं, ठीक है, दोनों लोड बसेस हैं, इनकी वोल्टेजेस V2 और V3 निकालना है। तो V2 बस है, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये है, ठीक है। जो उसकी जो नेक्स्ट इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल एस्टिमेट्स तो जाहिर है हमें पता होंगी, हम गेस लगा सकते हैं व्हाट विल बी द इनिशियल एस्टिमेट्स ऑफ V2 एंड V3। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, चूंकि हम पर यूनिट में करते हैं और बसेस की जो वोल्टेजेस होती है ट्रांसमिशन लाइंस की, ठीक है, उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें फॉर एग्जांपल 1 पर यूनिट है तो 1.1 पर यूनिट हो सकती है, 1.2 पर यूनिट हो सकती है, 0.98 पर यूनिट हो सकती है, स्टडी स्टेट में 0.96 पर यूनिट हो सकती है। बहुत ज़्यादा 1 से डिविएशन नहीं होगी वोल्टेजेस की। तो इस वजह से सेफली हम कह सकते हैं कि बस 2 की जो वोल्टेज है वो 1 प्लस J0 है। इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट इज 1, ठीक है। इसी तरीके से जो बस 3 जो है उसका रियल पार्ट इज 1 पर यूनिट और उसका जो रिएक्टिव पार्ट है दैट इज 0। तो ये बस 2 और बस 3 की इनिशियल वैल्यूज वोल्टेजेस हो गई, क्योंकि ये हमने निकालना है। लोड बसेस के लिए हमेशा क्या चीज अननोन होती है? इट इज द वोल्टेज एंड इट्स फेज एंगल, ठीक है। तो वोल्टेज और फेज, वोल्टेज को हम इनिशियल गेस हम इस्तेमाल करते हैं, और बेसिकली 1 प्लस J0 का मतलब ये कि इसका फेज एंगल किसके बराबर है? 0 के बराबर है, और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। ये जो बस 3 की जो वोल्टेज है उसका फेज एंगल कितना है? 0 है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज 1, ठीक है। और बस 2 की जो नेक्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन होगी, नेक्स्ट वैल्यू जो होगी, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू जो हम एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, इस इटरेशन के बाद इसको जब हम पुट करेंगे और उसके बाद नई वैल्यू एस्टिमेट करेंगे विच इज मोर क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, तो उसके लिए बेसिकली इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसमें ये P स्केजुअल्ड है और ये Q स्केजुअल्ड है। तो इसमें हम देखते हैं कि P स्केजुअल्ड कितना है? ये है, और Q स्केजुअल्ड हमारे पास कितना है? ये है। अब ये सारी जो क्वांटिटीज हैं ये पर यूनिट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वोल्टेजेस है इसको भी हम किस में कन्वर्ट करें? पर यूनिट में कन्वर्ट करें।
ठीक है। और इसके लिए बेस बेस हमें देखना पड़ेगा, वोल्टेजेस को भी पर यूनिट में, ऑफ कोर्स जो आप वोल्टेज का पर यूनिट में आएगा, ये पावर्स जो हैं पी एंड क्यू उनको भी हमें पर यूनिट में लिखना पड़ेगा। और पर यूनिट के लिए हमें एक बेस एमवीए हमें तलाश करनी पड़ेगी, और वो कहाँ से आएगी हमारे पास, बिकॉज दीज impedances they have been calculated, ठीक है, कीपिंग द बेस एमवीए 100, ठीक है, 100 के बेस पे ये सारी चीजें कैलकुलेट की गई थी। तो इसका मतलब है कि ये जो पावर्स हैं इनके लिए भी जो बेस एमवीए जो है वो किसके बराबर होगा, इट विल बी 100 एमवीए, ठीक है। तो 100 एमवीए से, और पावर्स को हम कैसे लिखते हैं, दिस पावर इट कैन बी रिटन एज 250.6 प्लस जे 110.2, इस तरीके से लिख सकते हैं। जे, इन दोनों के दरमियान जे लिखें और दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। तो जो हमारे पास स्केजुअल पावर जो होगी, कॉम्प्लेक्स पावर जो है वो किसके बराबर होगी, बस 2 की 250.6 प्लस जे 110.2 डिवाइड बाय 100 ये जो है पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए पावर। लेकिन यहाँ पे इसने एक नेगेटिव साइन भी लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस नेगेटिव साइन का लिखना, इस नेगेटिव साइन का अंडरस्टैंड करना। इसमें जब हमने ये इक्वेशंस जब हमने ड्राइव की थी, तो इन इक्वेशंस में हमने एज्यूम किया था कि ये जो पावर जो है, ठीक है, ये बस में इंजेक्ट हो रही है, ठीक है, ये इक्वेशंस ड्राइव करते वक्त। लेकिन यहाँ पे लोड बस की अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं कि पावर इन लोड बस से कहाँ जा रही, अवे जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो पावर है पी स्केजुअल ये बस में जा रही है, ये क्यू स्केजुअल जो है ये बस में जा रही है। लोड बसेस की जो पी स्केजुअल और क्यू स्केजुअल जो दिया है ये बस से अवे जा रही है। तो उसको फिर हम इस इक्वेशन में जब पुट करें तो इसमें चूंकि बस की तरफ जा रही ये पावर और ये पावर, तो इसके लिए फिर हमने यहाँ पे क्या पुट किया, एक नेगेटिव साइन पुट किया, ठीक है। जिस डायरेक्शन पे जा रही है उसके अपोजिट, इन इक्वेशन में उसके अपोजिट जा रही हैं, तो इस वजह से ये एक नेगेटिव साइन पुट किया ताकि हमारी जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ताकि हमारी जो इक्वेशन जो है उसके मुताबिक ये पावर हमारे पास हो, ठीक है। तो एक्चुअल पावर ये थी, उसको 100 से डिवाइड किया MVA बेस से, तो हमारे पास लोड की पावर आ गई जो कि अवे जा रही है बस से। इक्वेशन ड्राइव करते वक्त हमने कहा था कि पावर बस में इंजेक्ट हो रही, तो इस वजह से हमने, चूंकि ये वाली पावर हमारी इनिशियल जो रेफरेंस है जिसके लिए हमने इक्वेशंस ड्राइव की थी उसके अपोजिट है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे एक साइन माइनस भी पुट कर दिया। इसी तरीके से बस 3 जो है उसके लिए भी हमने एक माइनस पुट किया क्योंकि वो भी लोड बस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी लोड बसेस की पावर गिवन होंगी, ठीक है, उनको इस फॉर्म में लिखेंगे और उसके साथ एक नेगेटिव साइन लिखेंगे, और उसके बाद जो जवाब हमारे पास आ जाएगा वो फिर ये वाला जो फैक्टर होगा वो पी स्केजुअल होगा, और ये वाला जो फैक्टर होगा ये फिर हमारे पास क्या होगा, क्यू स्केजुअल होगा, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, ऑफ कोर्स V2 बस है, इसमें पी स्केजुअल की वैल्यू ये होगी पर यूनिट में, और क्यू स्केजुअल की वैल्यू हमारे पास ये चीज है, ये वाला फैक्टर। इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे, V20 किसके बराबर होगी, क्योंकि V2 की इनिशियल वैल्यू हमें पता है, V1 ऑलरेडी पता है क्योंकि ये स्लैक बस है, स्लैक बस के लिए फेज एंगल भी पता है, इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, ठीक है। तो स्लैक बस का स्लैक बस 1 और 2 के दरमियान जो एडमिटेंस है वो हमें पता है, ये हम पुट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय स्लैक बस की वोल्टेज प्लस उसमें जो बस 3 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बस 2 और 3 की एडमिटेंस से। अगर यहाँ पे एक बस 4 भी होती तो फिर हम क्या करते हैं, बस 2 और 4 की एडमिटेंस को बस 4 की वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करते और ऐड करते। चूंकि यहाँ पे 2 बसेस हैं, 3 बसेस, बल्कि स्लैक बस को भी अगर हम शामिल कर दें, ठीक है, तो 1 और 3 जो है, ठीक है, तो सो ये हमारे पास आ गया डिवाइड बाय बस 2 के साथ जितनी एडमिटेंसेस हैं उन सबको ऐड करके यहाँ डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। और इनिशियल वैल्यू, जी बेटा, जो हमने एस्टिमेट्स लिए हैं V2 और V3 के, ये कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं या सिर्फ वन ही चूज करनी है हमने? नहीं, V3 की गिवन ये फिक्स है, कांस्टेंट होगी। ये किस बेसिस पे हम चूज कर रहे हैं, 1 प्लस J0? हाँ, इसकी बात कर रहे हैं,
सॉरी, यस सर, ये यस ये सर, इसकी V3 बात की कर रहा फिक्स नहीं होगी, सॉरी V3 की फिक्स नहीं, V3 की तो हमने फाइंड करनी है। वो बेसिकली उसकी फिक्स होती है, स्लैक बस की गिवन होती है। इसकी कैसे हम सेट करते हैं, तो मैंने आपको यही बताया कि पर यूनिट में ये बसेस की जो वोल्टेजेस जो होती है ना, उनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये इट इज पॉसिबल कि ये 0.9 पर यूनिट होगी, ये 1.1 पर यूनिट होगी, ये 0.981 यूनिट होगी, ये 0.991 यूनिट पर यूनिट होगी। तो बस इसकी वोल्टेजेस, आपको पता है ना कि बस इसकी वोल्टेजेस में जो परसेंटेज चेंज जो होती है वो बहुत कम होती है। ये नहीं होता है कि आपकी जो बस की वोल्टेज है वो रेटेड जो वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल 220 है, तो ये बस की वोल्टेज जो होगी वो 220 के बजाय 50 वोल्ट होगी स्टडी स्टेट में। ये तो एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का एक पावर सिस्टम हो गया ना। 220 में थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, मसलन 220 वोल्ट है जो आपकी आपकी जो घर में आ रही है, उसमें पॉसिबल है कि 5% उसमें मसलन 210 और 230 के दरमियान होगी। ठीक है, इसके दरमियान होगी, 220 के आसपास होगी। अगर 220 को मैं बेस के तौर पे ले लूं, तो 220 डिवाइड बाय जो रेटेड जो वोल्टेज है उसको बेस वोल्टेज से डिवाइड करूं, तो पर यूनिट वोल्टेज कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 पर यूनिट आ गई, जो आपके घर के अंदर जो आ रही है। लेकिन ये चेंज हो सकती है, फॉर एग्जांपल 210 और किसके दरमियान, 230 के दरमियान 10% इसमें चेंज चेंज अलाउड है। फॉर एग्जांपल 210 को जब आप 220 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, you will get 220 divided by 210, तो ये आ जाएगा तकरीबन कितना आएगा, 220 से डिवाइड करें तो ये तकरीबन 0.9 आ जाएगा मेरे ख्याल में, या 0.98 आ जाएगा। बात समझ गए ना? तो इसका मतलब है। ये यस है सर, कि 0.9। हमें V2 और V3 तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये इनकी जो वोल्टेजेस पर यूनिट्स में होंगी, किसी भी नोड की जो पर यूनिट वोल्टेज होती है, अगर रेटेड वोल्टेज ही हो तो ये 1 के बराबर होगी, अदरवाइज इट विल डिविएट फ्रॉम द 1। ठीक है, पर यूनिट 1 से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन अगर अंडर स्टडी स्टेट, अगर वोल्टेज में स्टैंडर्ड रेटेड वोल्टेज में हमेशा स्टडी स्टेट में जब ऑपरेट करता है तो जो उसकी लिमिट्स होती है उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स भी जो हम सॉल्व करते हैं, लोड फ्लो स्टडीज करते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टडी स्टेट कंडीशन है। इसमें हम देखना चाहते हैं कि इसमें डिफरेंट बसेस में कितनी करंट फ्लो कर रही है और इसमें लॉसेस कितने हैं। तो इसमें जो आपकी जो इनिशियल जो वैल्यू जो आप गेस, आप तो एक्चुअल V2 और V3 फाइंड करना चाहते हैं, व्हाट विल बी द V2 एंड V3 अंडर दीज कंडीशंस। ठीक है, अंडर दीज कंडीशंस, ये जो कंडीशंस हैं इनमें V2 और V3 की वैल्यू क्या है। लेकिन चूंकि नॉन लीनियर इक्वेशंस हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं यूजिंग लीनियर टेक्निक्स, तो उसके लिए हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल एस्टिमेट्स वहां पे V2 और V3 की हमें पुट करनी पड़ती हैं। अगर ये एस्टिमेट्स बहुत दूर करें आप, मसलन इनिशियल वैल्यूज आप 0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो कि ट्रू सोल्यूशन के बहुत दूर है, तो नॉट नेसेसरीली आप जो V2 और V3 का जब सोल्यूशन निकालेंगे अल्टीमेटली इट माइट डाइवर्ज। ठीक है, ये कोई बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट होगा एक्चुअल सोल्यूशन से। तो एक्चुअल सोल्यूशन जो है वो कब आपका सोल्यूशन कब कन्वर्ज करेगा, जब आप जो इनिशियल एस्टिमेट है दैट इज वेरी क्लोजर टू द एक्चुअल जो वैल्यू है। और हमें पावर सिस्टम में, मैंने शुरू में भी पहले आपसे बात करता रहा हूँ, तो इसमें इनिशियल एस्टिमेट का गेस लगाना हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि ये चूंकि 1 पर यूनिट होना चाहिए रेटेड वैल्यू, तो उसके आसपास कहीं कोई वैल्यू होगी, तो आप इसको 1 प्लस 0.01 भी कर सकते हैं, 0.9 आप प्लस J0 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये सिंपलेस्ट एक है, आपने जस्ट V2 को आपने 0 कर दिया और V2 को आपने 1 कर दिया। ठीक है, रियल वैल्यू और V3 को आपने 1 कर दिया, ये सिंपलेस्ट आपके आपके पास होगी। तो यहाँ से जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो V2 हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोजर है एज कंपेयर टू, ये रिफाइन किया है बेसिकली हमने। ठीक है, तो ये आ गई। वंस वी गेट दिस वैल्यू, अब V3 की इक्वेशन क्या है, V3 की इक्वेशन बेसिकली ये है। V2 और V3 इसी तरह की इक्वेशन, जिस तरह ये है इक्वेशन, इसी तरह की इक्वेशन बाकी सारे बसेस के लिए हम इसी तरह की इक्वेशन लिख सकते हैं। V3 की इक्वेशन ये है
V3 1 निकालना है हमने। अगला एस्टिमेट इटरेशन के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें भी V1 की वैल्यू और V2 0 की वैल्यू पुट कर सकते थे यहाँ पे। जिस तरह यहाँ पे हमने V3 0 वैल्यू हमने पुट की है, इसी तरीके से V2 0 भी हम यहाँ पुट कर सकते थे, लेकिन V2 0 हमने यहाँ पे पुट नहीं किया। उसके बजाय हमने क्या पुट किया, V2 1 पुट किया, क्योंकि V2 0 की वैल्यू ये है, लेकिन V2 1 इसके बेस पे ये जो पुरानी इनिशियल एस्टिमेट थे उसके बेस में V2 की हमने एक अच्छी वैल्यू, मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जब V3 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे अगली इटरेशन में, तो रादर देन पुटिंग दिस वैल्यू, ठीक है, जैसा कि गास सेडल मेथड में हम करते हैं, हम उसकी मोर एक्यूरेट V2 1 की जो बेहतर वैल्यू हमने प्रीवियस इटरेशन में हमने फाइंड की थी वो यहाँ पे पुट करेंगे, और उसकी मदद से V3 की 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास ये आ गया। अब अगली इटरेशन में क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है V1 की, V2 की ये वैल्यू आई है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कोर्स पावर्स तो वही रहेंगी, लोड की पावर्स तो चेंज नहीं हो रही है। जब ये प्रीवियस वैल्यूज जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो V2 की एक नई बेहतर वैल्यू आ जाएगी, जो कि ये है। इसको फिर ये जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें हम V3 1 तो इस इक्वेशन में इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन इसमें कौन सी इस्तेमाल हो रही, V2 की इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ से एक हमारे पास V2 की एक बेहतर एस्टिमेट आई है, उसको इस इक्वेशन में हम पुट करके V3 2 हम निकाल सकते हैं अगली इटरेशन में। उसके लिए हम V2 की ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे। When we will proceed this process, ठीक है, until the accuracy of 5 into 10 raised to power minus 5, प्रीवियस वैल्यू और उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वोल्टेज का, V2 4 निकालेंगे, V2 5 निकालेंगे, V2 6 निकालेंगे, V2 7 निकालेंगे, V3 4 निकालेंगे, V3 5 निकालेंगे, V3 6 निकालेंगे, V3 7 निकालेंगे। अब V2 7 6 और V2 7 और V3 6 और V3 7 के दरमियान जो डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस अगर इससे कम हो, तो इसका मतलब है कि डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी हैज बीन अचीव्ड। इसको फिर हम फर्दर आगे इसको हम प्रोसीड नहीं करेंगे, और दिस विल बी आवर आंसर, फाइनल आंसर। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, जिसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, फेज एंगल और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली जवाब आएगा। V2 बस की वोल्टेज क्या होगी पर यूनिट में, 0.98183, और एंगल ये होगा। और V3 की बस जो वोल्टेजेस हैं वो हमारे पास ये होंगी पर यूनिट में। और समटाइम्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था, समटाइम्स इट माइट हैपन दैट आप इस इटरेशन को आप प्रोसीड करते चले जाएं, तो इवन आफ्टर मे बी 100 इटरेशंस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो पाए। इवन आफ्टर 10 आफ्टर सेवरल इटरेशंस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, फर्दर उसको प्रोसीड नहीं करते हैं, ठीक है, स्टॉप करते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई 10 इटरेशंस के बाद भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा शुरू में आ जाएं और उसके बाद कोई नया इनिशियल कंडीशन आप वहाँ पे पुट करें, और उसके बाद दोबारा ये प्रोसेस आप जारी रखें, ठीक है। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है, इसमें हम देखते हैं कि V2 और V3, V2 का ये जो V2 है इसका 0.98 इसकी वोल्टेज है पर यूनिट में, और V3 की क्या है, इट इज 1.01 या समथिंग लाइक दैट, जो हमने अभी कैलकुलेट की है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका एंगल माइनस में है और इसका एंगल भी माइनस में है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। और ये हमारे पास जनरेटर है, इसकी वोल्टेज क्या है, इसका फेज एंगल 0 है। अगर कोई आपने गलती की, फॉर एग्जांपल इसका फेज एंगल प्लस में आ गया, तो दैट इज नॉट रियलिस्टिक। क्यों? क्योंकि पावर का फ्लो जनरेटर से इस बस की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब है इस बस का फेज एंगल जो है इस बस के मुकाबले में क्या करना चाहिए, लेग करना चाहिए, ताकि पावर का फ्लो यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है। ये लोड बस है, ऑफकोर्स लोड बस से जनरेटर की तरफ पावर फ्लो नहीं हो रही है, ये भी एक लोड बस है, इससे जनरेटर की तरफ पावर फ्लो नहीं हो रही है, बल्कि जनरेटर बस से लोड बसेस की तरफ पावर फ्लो कर रही है। तो इसका मतलब है अगर इसका 0 होगा
फेज एंगल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज है इसका फेज एंगल माइनस में होना चाहिए, ये जो वोल्टेज है इसका फेज एंगल भी माइनस में होना चाहिए। एक चेक है आपके जवाब को देखने का कि ये ठीक भी है या नहीं। ठीक है, जब हमने ये कर दिया उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा ये वाला जनरेटर है जो स्लैक बस के साथ जुड़ा हुआ है, हाउ मच पावर इट विल डिलीवर। ठीक है, इसकी रियल पावर और रिएक्टिव पावर कितनी है। और इफ यू रिमेंबर फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशंस, ठीक है, कोई भी बस की जो पावर उस बस में जा रही है वो किसके बराबर होती है, V1 स्टार। स्लैक बस से जो पावर जा रही होगी उसमें इंजेक्ट हो रही बस में, वो किसके बराबर होगी। ये इक्वेशंस ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं, तो इसलिए कोई मसला होना नहीं चाहिए आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्लैक बस की जो पावर है, इट इज दिस मच रियल पावर। ठीक है, और इतनी माइनस रिएक्टिव पावर जो है, दिस इज, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब कर रही, तो इसका मतलब है दिस मच रिएक्टिव पावर इट इज डिलीवरिंग। ठीक है, द स्लैक बस रियल रिएक्टिव पावर्स आर P1 दिस एंड Q1 इज दिस, इतना मेगावार इस स्लैक बस की पावर है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि यहां पे जो है हाउ मच टू फाइंड द लाइन फ्लोज। ठीक है, इस बस में, ये वाली जो बस है 1 और 2 के दरमियान कितनी करंट फ्लो कर रही है, बस 1 से बस 2 की तरफ इस लाइन में कितनी करंट फ्लो कर रही है, वो कैसे निकालेंगे। इस बस की वोल्टेज मुझे पता है, इस बस की वोल्टेज मुझे पता है, दोनों का डिफरेंस ले लें और इसकी एडमिटेंस से, नॉट एम्पिडेंस, एडमिटेंस से आप मल्टीप्लाई करें या एम्पिडेंस से डिवाइड करें, क्योंकि एडमिटेंस ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, सो हियर इज वी हैव I12, Y12, V1 माइनस V2, V1 और V2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, तो इसका मतलब है दिस मच करंट विल बी इन बस 1 से बस 2 की तरफ ये करंट फ्लो करेगी। बस 2 और 1 के दरमियान कितनी करंट फ्लो करेगी, ऑफ कोर्स इस करंट का अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो बेसिकली नेगेटिव करंट 10 एम्पियर 1 से 2 की तरफ फ्लो करने का मतलब ये है कि -10 एम्पियर फ्रॉम 2 से 1 की तरफ फ्लो करेगी, विच इज ऑफ कोर्स 10 एम्पियर फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, I12 इज इक्वल टू I12 को माइनस करें तो I21 हो गई। सिमिलरली I13 एंड I31 we can calculate V1 minus V3 Y13, V31 is equal to minus I13, I32 ये हम फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे पास करंट्स आ गई तो करंट्स की मदद से फिर वी कैन आल्सो फाइंड, क्या चीज हम फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड हाउ मच पावर। ठीक है, पावर का फ्लो क्या होगा 1 2। ठीक है, बस 1 से 2 की तरफ जो पावर का फ्लो होगा वो कौन सी पावर, इट इज द कॉम्प्लेक्स पावर V1 बस की वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट दैट फ्लोज फ्रॉम बस 1 to बस 2 थ्रू ट्रांसमिशन लाइन 1, उसका 1 और 2 के दरमियान जो ट्रांसमिशन लाइन है V1 I12 स्टार। तो यहां से देखते हैं कि ये जो एक्टिव पावर है कितनी पावर फ्लो कर रही बस 1, बस थ्रू ट्रांसमिशन लाइन में कितनी, ये वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें कितनी पावर इंजेक्ट हो रही इस बस से कितनी पावर इसमें इंजेक्ट हुई है, इट इज दिस मच रियल पावर, तकरीबन 200 मेगावाट। जनरेटर 1 से ट्रांसमिशन लाइन 1 कह दे उसको, 1 2 जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें इतनी पावर जा रही है एक्टिव पावर, और इतनी उसमें रिएक्टिव पावर जा रही है S21। ठीक है, 2 और 1 के दरमियान, इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से इतनी पावर जा रही है, अगर मैं कहूं कि यहां से कितनी जा रही है, यहां से अंदर की तरफ कितनी जा रही है, तो उसके लिए इस बस की वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इस तरफ जो करंट जा रही है वो आप निकालें, वो ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं। I12 इज इक्वल I21 इज इक्वल टू I12 माइनस, ठीक है, तो V2 मल्टीप्लाइड बाय I21 स्टार, जो बस 2 से जो करंट इंजेक्ट हो गई है थ्रू टू बस 1 थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, जो टॉप की जो ट्रांसमिशन लाइन है,
सो दिस मच पावर इज देयर, ठीक है। इसका मतलब है नेगेटिव का मतलब ये है कि दिस मच पावर क्या हो रही है, नेगेटिव पावर बस टू इंजेक्ट कर रही है ट्रांसमिशन लाइन में। तो बेसिकली दिस इज द पॉजिटिव पावर दैट बस टू रिसीव्स, this is the negative NVR that this bus injects, ठीक है। बस टू से जो ट्रांसमिशन लाइन, जो टॉप की जो ट्रांसमिशन लाइन, उसमें नेगेटिव 67 मेगावार उसमें आ रहे हैं, डाल रही है बस टू। इसका मतलब है कि बस टू में पॉजिटिव इतनी मेगावार इसमें जा रहे हैं। जब S12 प्लस S21 को आप ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट इज, ये बाद में हम बात करेंगे, इसको हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। S12 S21 हमने निकाला, S13 निकाले, सिमिलरली S31 निकाले, S23 निकाले, S32 निकाले। जो लाइन लॉसेस होंगे बस 12 में कितने, इसमें S12 और S21 दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास लाइन लॉसेस होंगे यानी 8.5 मेगावाट। दिस मच रियल पावर लॉस विल बी देयर इन ट्रांसमिशन लाइन, जो टॉप की ट्रांसमिशन लाइन है, and this much reactive power it will be absorbed by the transmission line, ठीक है। Similarly 1-3 जो ट्रांसमिशन लाइन है, 1-3 दिस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये वाली ट्रांसमिशन लाइन है 1-3, इसमें पावर लॉसेस कितने होंगे, I31 और I13 में कैलकुलेट कर सकता हूं, बिकॉज I31 और I13 मुझे पता है, तो S31 और S13 में निकाल सकता हूं, ठीक है। उन दोनों को ऐड करूंगा तो ट्रांसमिशन लाइन 1-3 में जो पावर लॉसेस होंगे 5 मेगावाट रियल पावर एंड 15 जो रिएक्टिव पावर है मेगावार्स लाइन 1-3 में। सिमिलरली लाइन 2-3 में दिस मच पावर लॉसेस विल बी देयर, ठीक है। और इस सब को फिर इस फिगर में समराइज किया है बेसिकली, प्रीवियस जितनी भी जो कैलकुलेशंस थी, ये चीज हमें पता थी। 256.6 ये भी हमें पता थी। ये जो कट लगाए, कट का मतलब ये है कि ये रिएक्टिव पावर है और खाली एरो का मतलब ये एक्टिव पावर है। ब्रैकेट में जो इसने शो की हैं चीजें, ये हमारे पास लॉसेस है, रिएक्टिव पावर लॉसेस है और ये एक्टिव पावर लॉसेस है। ये फ्लो है बेसिकली, कट के साथ जो एरो है ये एक्टिव रिएक्टिव पावर का फ्लो है, बगैर कट के जो एरो है ये एक्टिव पावर का फ्लो है, ठीक है। तो यहां से प्रीवियस जो हमने डिस्कशन की है उसके बेस पे हमने देखते हैं कि स्लैग बस, ये जो जनरेटर है स्लैग बस के साथ जो लगाया है, इट सप्लाइज हाउ मच एक्टिव पावर, इट इज 409.5 वाट्स रियल पावर ये इंजेक्ट कर रहा है इस बस में, और रिएक्टिव पावर कितनी सप्लाई कर रहा है, 189, ठीक है। और इसमें से इस ट्रांसमिशन लाइन में से रिएक्टिव पावर का कितना फ्लो है, 199 रिएक्टिव पावर है और 84 एक्टिव पावर है 199, और रिएक्टिव पावर कट के साथ दिस इज 84 है, ठीक है। और इस ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस कितने हैं, इतने रियल पावर, दिस इज रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगी ट्रांसमिशन लाइन। तो जब इसमें से ये निकालेंगे तो कितनी रह जाती, 199 रियल पावर मेगावाट्स एंड दिस इज द रिएक्टिव पावर। लेकिन इस बस की डिमांड क्या है, 256.6 है एक्टिव पावर एंड दिस इज द रिएक्टिव पावर। तो लेकिन यहां से इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर आ रही है वो कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की जो कुछ डिमांड है वो कहां से मीट हो रही, दैट फ्लोज थ्रू दिस ट्रांसमिशन लाइन। इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए यहां पे आती है, यहां से जो बस बार है इसके थ्रू यहां आ रही, और कितनी आ रही है, इट इज 400 मेगावाट है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए 170 मेगावाट यहां से आ रही, तो इसका मतलब है 229 मेगावाट जो है इट फ्लोज थ्रू दिस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। रिएक्टिव पावर कितनी इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू फ्लो करेगी, इट इज दिस मच। सर आप दूसरी फिगर पे चले गए हैं जी सर, वो पिछले प्रॉब्लम की वो ये फिगर नहीं है। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, ये वो अगला प्रॉब्लम है। तो एनीवे इसमें हम देखते हैं कि ये रियल पावर इस बस के लिए, दिस मच रियल पावर इट फ्लोज फ्रॉम through this transmission line, and this much real power to the load connected with bus 2
इट फ्लोज थ्रू दिस पाथ बेसिकली, ठीक है, और ये रिएक्टिव पावर है, और दिस मच लॉसेज आर देयर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर लॉसेज आर देयर इन दिस ट्रांसमिशन लाइन. ऑफ कोर्स दिस मच एक्टिव पावर यहां से इस ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड में दिस इज रिएक्टिव पावर एंड दिस इज एक्टिव पावर एंड दिस इज रिएक्टिव पावर, लेकिन दिस मच लॉसेज आर देयर. उसके बाद फिर हमारे पास रिसीविंग एंड पे, इस ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड में this is the active power and this is the reactive power. Similarly, इस transmission line के sending end में active power, reactive power, these much losses are there, और receiving end पे this is active power and this is reactive power. Similarly, for this load, उसके लिए जो flow है, of course यहाँ से हो रहा है, तो इसकी अपनी requirement of course this much, और चूंकि इसके through इस load के लिए भी power जा रही, तो यहाँ पे जो sending end पे power है यहां से जो आ रही, इसने न सिर्फ इस लोड की डिमांड को मीट करना है, बल्कि ये जो लॉसेज हैं इनको भी मीट करना है, ये जो लॉसेज हैं इनको भी मीट करना है, और ये जो रिसीविंग एंड पे जो पावर आई है इसको भी उसने इसकी पावर को भी मीट करना है. तो वो हम देखते हैं, मसलन 60.5 65.5 लोड की डिमांड है, उसमें आप 0.8 ऐड कर दें, तो जो इसमें लॉसेज होंगे कितने होंगे, 66.6 रियल पावर. और इस लोड में यहां पे रियल पावर कितनी जा रही है, इट इज इसकी रियल पावर है, हाउ मच रियल पावर, दिस इज 138.6 मेगावाट्स इसकी रियल पावर है. 46.4 मेगावाट्स इस तरफ इस लाइन के थ्रू जा रहे हैं, 138.6 यहां जा रहे हैं, इसको और इसके साथ ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये पावर इसके सेंडिंग रिसीविंग एंड पे इस ट्रांसमिशन लाइन के, इसमें आप ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा इस सेंडिंग एंड, इस ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग एंड से कितनी रियल पावर जा रही है, इस ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग एंड में कितनी रियल पावर जा रही है. वो कैसे निकालेंगे, जो लॉसेज हैं रियल पावर के और जो डिलीवर हो रही है उनका सम ले लेंगे, तो ये सेंडिंग एंड पे होगी, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे. What we get is we will get the real power supplied by this generator. Is it clear? Is it clear? जी सर. मेरा समझ भी आ गई. हेलो, जी सर. जी समझ आ रही है ना? जी जी सर आ रही है. अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त. ठीक है, अगली एग्जांपल देखें, जिसमें अगर एक कोई स्टेट बस हो, रेगुलेट बस अगर ना हो तो थिंग्स आर वेरी सिंपल, ठीक है. लेकिन अगर स्लेक बस के साथ कोई रेगुलेटेड बस भी हो, जिसके लिए हमें क्यू स्केड्यूल की वैल्यू पता नहीं होती, और रेगुलेटेड बस क्या, ये देखें ये प्रॉब्लम है जिसमें ये रेगुलेटेड बस है, ये लोड बस है, ये रेगुलेटेड बस है, इसका 200 मेगावाट ये इंजेक्ट कर रही है बस में, ये जनरेटर, इसका रेगुलेटेड बस है, इसके लिए क्यू हमें पता नहीं है, लेकिन इसके लिए वोल्टेज मैग्नीट्यूड हमें पता है और फेज एंगल भी इसके लिए पता नहीं है, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी, इसमें भी 3 बसेस हैं, ठीक है, एक स्लैक बस के साथ इंक्लूडिंग. तो इसमें मसला क्या होगा, इसमें मसला ये होगा, मैं आपको समझाता हूं कि जब हम ये बस 2 की वोल्टेजेस हम फाइंड करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा. क्यों मसला नहीं होगा, इसमें इनिशियल वैल्यू V3 की इनिशियल वैल्यू हम गेस लगाएंगे, उसका ऑल्दो फेज एंगल इज नॉट नोन टू अस, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, तो उसके मैग्नीट्यूड को हम एज ए इनिशियल वैल्यू लेंगे, उसका कंप्लेक्स पार्ट हम 0 करेंगे, लेकिन V2 हम निकाल सकते हैं. लेकिन जब V3 की बात करेंगे जो कि रेगुलेटेड बस है, उस रेगुलेटेड बस के लिए ये क्यों स्केड्यूल हमें पता नहीं है, ये एक मसला हो जाएगा. लोड बस के लिए क्यू स्केड्यूल हमें पहले से पता है, तो हमें कोई मसला नहीं है इस V21 को निकालने के लिए. इनिशियल गेस V2 और V3 की इनिशियल गेस की मदद से हम V21 निकाल सकते हैं.
लेकिन जब हम V31 निकालेंगे रेगुलेटेड बस के लिए तो उसमें फिर ये चीज हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये फिर कहां से आएगा? तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि इनिशियल गेस के बेस पे, क्योंकि V3 जो रेगुलेटेड बस है उसके लिए पी स्केड्यूल हमें पता है पहले से, तो ये चीज फिर हम कहां से निकालेंगे? क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें इनिशियल गेस V2 और V3 का हमें पता है। इनिशियल गेस पता हो तो हम Q3 स्केड्यूल्ड, इसका एक गेस हम निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस्टिमेट ऑफ Q3। स्केड्यूल्ड Q3 जो होगा उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं होगी, P3 की वैल्यू हमें पता है लेकिन ये चीज हमें पता नहीं है, तो वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेट करने के लिए क्या चीज चाहिए होगी? वोल्टेजेस चाहिए, एडमिटेंसेस चाहिए, और इसके लिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता है, फेज एंगल हमें पता नहीं है। लेकिन इनिशियल एस्टिमेट सारे जो बसेस हैं, लोड बसेस और जनरेटर बसेस के जो इनिशियल एस्टिमेट्स वोल्टेजेस के हमें पता हैं, तो इनिशियल एस्टिमेट्स के बेस पे हम Q3 का एक इनिशियल एस्टिमेट हम निकाल सकते हैं। उसको फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी मदद से हम V3 का एक नया एक एस्टिमेट निकालेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से बेसिकली इसमें और इस वो जो सिंपल जिसमें सिर्फ एक स्लैग बस हो, तो इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं दोबारा। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले बात की, इसके लिए तो मसला है ही नहीं, इसके लिए एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों पता है। तो पी स्केजुअल एस स्केजुअल हम इसके लिए निकाल सकते हैं, और इसका माइनस साइन जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिकॉज यहाँ पे पावर्स की हमने बात की तो हमने कहा कि पावर, लोड पावर हमेशा इस तरफ जा रही है। इक्वेशन ड्राइव करते वक्त हमने कहा था कि पावर करंट का फ्लो इस डायरेक्शन पे है, पावर का फ्लो इस डायरेक्शन पे है, तो इस वजह से लोड बस की जो पावर है उसके साथ हमने एक नेगेटिव साइन लगाया। लेकिन अब हम P3 की बात करें, प्रीवियस एग्जांपल में S3 हमें पता था, इसके लिए रियल पावर भी पता थी और रिएक्टिव पावर भी पता थी, इसमें पता नहीं है। तो इसके लिए हमने सिंपली ये किया, P3 स्केजुअल, इसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाई क्योंकि जनरेटर इंजेक्ट कर रहा है रियल पावर बस में, इस वजह से नेगेटिव साइन नहीं लगाया। 100 से यहां पे भी डिवाइड किया, यहां से भी डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया है? बिकॉज दीज एडमिटेंसेस, impedances, they are known in per unit. Slack bus voltage is known in per unit. ठीक है, so these powers they should also be converted into per unit. ठीक है, और उसके लिए बेस पर यूनिट के लिए ऑफ कोर्स वी नीड ए बेस, क्योंकि उसने प्रॉब्लम के लिए जो वैल्यूज दी गई हैं एम्पीडेंसेस की, उनके लिए ऑफ कोर्स एम्पीडेंस के लिए एक बेस एम्पीडेंस होती है जो हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस वोल्टेज और बेस पावर के बेस पे हम निकालते हैं। तो बेस ये एडमिटेंसेस निकालते वक्त बेस पावर 100 MVAR इस्तेमाल की गई थी, तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स सेम जो 100 MVAR है उसको इस्तेमाल करके पी स्केजुअल 3 जो है उसकी पी स्केजुअल निकालेंगे हम। क्यों स्केजुअल? इसके लिए हमें पता नहीं है। इनिशियल एस्टिमेट V2 एंड V3 ये हम 1 लिख सकते हैं इसको, लेकिन इसको भी हम 1 लिख सकते थे, इसको भी हम 1 लिख सकते थे, इसको 1.1 लिख सकते थे, इसको 0.9 लिख सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए आप चले 1 लिख लें। इसके लिए 1 लिखने के बजाय इसके लिए अगर हम 1.04 लिखें, 1 के मुकाबले में, चूंकि इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, पार्शियली ये चीज हमें पता है, तो हम क्यों ना 1 लिखने के बजाय जो पार्शियल इंफॉर्मेशन है उसको भी इनिशियल गेस में डाल दें, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो इनिशियल गेस है, एस्टिमेट है V3 का, वो फिर 1.04 हम इस्तेमाल करेंगे। 1.01 या 1.02 या 0.9 हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमें पहले से बताया गया है। इसका सिर्फ फेज एंगल हमें पता नहीं है, तो हम मैग्नीट्यूड रखेंगे और फेज एंगल को हम 0 रखेंगे। 1.04 प्लस J0 का मतलब ये इसका फेज एंगल 0 है और उसका मैग्नीट्यूड 1.04 है। ठीक है, तो इसमें V2 में जैसा कि मैंने आपको बताया, V2 के लिए Q स्केजुअल भी हमें पता है, P स्केजुअल भी हमें पता है, तो V2 की मदद से जो नया इटरेशन है
V2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट इटरेशन द वैल्यू ऑफ V2 विल बी दिस मच। नाउ V3 को जब हम निकालते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें Q स्केड्यूल्ड हमें पता नहीं है, ठीक है। V3 का जो इनिशियल एस्टिमेट हमें पता है, लेकिन Q3 का स्केड्यूल्ड एस्टिमेट हमें पता नहीं है, तो वो हमने बेसिकली निकालना। तो वो कैसे निकालेंगे? इनिशियल V3 का और V2 का इनिशियल एस्टिमेट अगर हमें पता हो तो Q3 हम निकाल सकते हैं, एस्टिमेट निकाल सकते। एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, एस्टिमेट होगी, ठीक है। तो इसमें V30 हमने इस्तेमाल किया, V30 इस्तेमाल किया, लेकिन यहां पे V21 इस्तेमाल करते हैं। V20 भी हमें पता है, लेकिन इनिशियल एस्टिमेट के बेस पे हमने V2 की एक अच्छी वैल्यू, मोर एक्यूरेट वैल्यू हमने फर्स्ट इटरेशन के बाद हमने फाइंड की है। तो इस इक्वेशन में Q31 निकालने के लिए यहाँ पे V230 के बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे? V21 यहाँ पुट करेंगे, ताकि हमारे पास मोर एक्यूरेट उसका जवाब आ जाए। तो जो Q31 की जो वैल्यू आई है वो एस्टिमेट आई है 1.16 आई है। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1.16, जो कि हमें पहले से पता नहीं थी, तो हमने एस्टिमेट किया बेस्ड ऑन इनिशियल वैल्यूज। तो उससे फिर हमने Q3 को यहाँ पे पुट किया, और इसके बेस पे जब हम निकालते हैं तो V3 की वैल्यू जवाब हमारे पास ये आ जाता है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि V3 का फेज एंगल हमें पता नहीं है, लेकिन V3 का मैग्नीट्यूड हमें पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जवाब है इसका मैग्नीट्यूड निकालने, तो वो मैग्नीट्यूड ये नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा, ये वाला नहीं आएगा, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये है, ठीक है। तो अब ये जो V3 का जो जवाब आए, इसको हम किसी तरीके से, जो पार्शियल इंफॉर्मेशन हमें पता है V3 के बारे में, आधी जो ट्रूथ है, आधी कहानी जो है वो हमें पता है, तो हम क्या करें, किसी तरीके से इसको हम उसमें जो नया एस्टिमेट आया है उसमें वो वाली इंफॉर्मेशन हमें जो पहले से पता है उसको किसी तरीके से इसमें इनकॉर्पोरेट करें और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू यहां से हम हासिल करें। वो हम कैसे करते हैं? वो हम ये करते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको जीरो करते हैं। इसका देखें, इसका जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, वो मैग्नीट्यूड होता है। और रियल पार्ट किसके बराबर होता है? रियल पार्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस रियल पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास हमें पता है पहले से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक काम कर लें, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होना चाहिए। ये जो ऑलरेडी गिवन है ये हमें पता है, एक ट्रूथ है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, इसके बारे में कोई, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में कोई एम्बिग्विटी है नहीं है। तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो इस इंफॉर्मेशन को हमने इनकॉर्पोरेट करना है, इम्बेड करना है, जो हमारा जो ये जो एस्टिमेट आया इसमें। तो हम ये करते हैं, इसके रियल पार्ट को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, और इसके इमेजिनरी पार्ट को हम रिटेन रखते हैं। हम इस तरह करते हैं, इसका रियल पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड, ये देखें, इसको हम ये काम करते हैं कि मैग्नीट्यूड हम ये वाला ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्योंकि ये हमें पता है, मैग्नीट्यूड हम ये वाला लेते हैं, और इमेजिनरी पार्ट ये जो हमने एस्टिमेट किया है V3 जो हमने एस्टिमेट किया है, इमेजिनरी पार्ट वहां से हम पिक करते हैं, और इसका जो एस्टिमेट किया इसके रियल पार्ट को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कौन सा वाला पिक करते हैं? वो ये वाला हम ले लेते हैं 1.04, ठीक है। उसकी मदद से एक नया रियल पार्ट जो है वो हम एस्टिमेट करते हैं। ये देखिए ये, ठीक है, रियल पार्ट हमने क्या किया, जो हमें ऑलरेडी पता है वो हमने पिक किया, इमेजिनरी पार्ट हमने ये वाला ले लिया। तो रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? एक्चुअल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या होता है? रियल पार्ट आ जाता है, उसका अंडर रूट अगर ले लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिनरी पार्ट हमने यहां से ले लिया, और मैग्नीट्यूड जो कि ज्यादा, जो कि बिल्कुल हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड ये है, ये हमने वहां से ले लिया। इसके बेस पे हमने एक बेहतर रियल पार्ट की एक बेहतर वैल्यू जो है वो हमने यहां से निकाली, विच कम्स आउट टू बी 1.039987।
यहाँ पे कितनी है 1.03783 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये आ गया, तो इसका मतलब है V31 ये इस्तेमाल करने के बजाय V31 हम इस्तेमाल करेंगे, 1.03 रियल पार्ट हम यहाँ से लेंगे और इमेजिनरी पार्ट ये वाला है जो कि हमने इसको रिटेन किया था, उसको डिस्कार्ड नहीं किया था, इमेजिनरी पार्ट यहाँ से ले आएंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे V3 की वैल्यू वो बेसिकली ये होगी, नॉट दिस, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने जो एप्रियरी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी, पहले से जो हमें इंफॉर्मेशन पता थी, उसके मदद से हमने इस वीसी, देखो उसने V31 का नाम नहीं दिया, VC3 का नाम दिया है, तो उसकी वैल्यू को हमने क्या किया है, इसको रिफाइन किया है और V31 ये निकाला। जब हमारे पास V31 आ गया तो ऑफ कोर्स उसके बाद फिर दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, अब V21 भी पता है, V31 भी पता है, तो इसकी मदद से हम V22 निकाल सकते हैं। अब V32 निकालना हो तो उसके लिए फिर हमें Q32 चाहिए, Q3 चाहिए, Q3 स्केजुअल चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है, तो उसको फिर हम एस्टिमेट करेंगे। V32 और V22 की मदद से V32 को हम एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, वो एस्टिमेट करके उसको फिर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, ठीक है, और उसकी मदद से फिर हम VC3 निकालेंगे और VC3 का ये वाला पार्ट इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, इसको हम रिटेन करेंगे और इस इक्वेशन की मदद से ये जो V32 का जो रियल पार्ट है वो यहां से हम एस्टिमेट करेंगे इस इक्वेशन की मदद से, और उसके मदद से फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की मदद से, उसके मदद से V32, ठीक है, यहां से जो पार्ट आएगा V3 का उसको फिर यहां पे रखेंगे और उसका इमेजिनरी पार्ट यहां से जो हमने एस्टिमेट किया है, ठीक है, वो वाला हम यहां से पिक करेंगे और उसकी मदद से फिर हम एक नया V3 निकालेंगे, ठीक है, ये जैसा कि यहां पे उसने करके दिखाया, V32 ये ले लेंगे। अब V32 आ गया, V22 आ गया, उनको फिर इन इक्वेशंस में हम पुट करते चले जाएंगे, इटरेटिवली इस प्रोसेस को हम करते चले जाएंगे। तो आफ्टर 7 इटरेशंस V2 की वैल्यू ये आ जाएगी और V3 की वैल्यू ये आ जाएगी। एट द सेम टाइम वी गेट द Q3, जो जनरेटर जो रेगुलेटेड बस है, इसकी पावर भी आ गई, कितनी रिएक्टिव पावर ये दे रहा होगा, साथ साथ रिएक्टिव पावर भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस जनरेटर से रिएक्टिव पावर कितनी जा रही है, इटरेशंस में देखें तो ये जनरेटर दिस मच रिएक्टिव पावर इट सप्लाइज, और V2 की वोल्टेज वो हमारे पास ये है कॉम्प्लेक्स वोल्टेज, और V3 की कॉम्प्लेक्स वोल्टेज हमारे पास ये है, ठीक है। जब ये सारा काम करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज सेम एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस प्रॉब्लम, I31, I32, I33, I13, I23, I32 एंड सो ऑन, वहां से फिर हम लाइन लॉसेस निकाल सकते हैं और ये सारा काम कर सकते हैं। प्रीवियस और इसमें सिर्फ ये फर्क है, यहाँ पे Q पता नहीं होता है और बस के बारे में, बस की वोल्टेज जो है उसके बारे में पार्शियल इंफॉर्मेशन हमें पता है और Q3 हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी वैल्यूज हमें पता है उनकी मदद से फिर हम उनको एस्टिमेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज सेम। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि ये जो जनरेटर है 200, ये रियल पावर, अगर इसकी रियल पावर देखें अगर हम, ठीक है, तो रियल पावर 200 ये सप्लाई कर रहा है बेसिकली, लेकिन इस जनरेटर से कितनी रियल पावर आ रही देखें, अब 400 मेगावाट है तो 170 रियल पावर यहां से ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और ये जनरेटर कितनी सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है ओनली 39.06, ये सप्लाई यहां से इंजेक्ट कर रहा है इस बस के सेंडिंग एंड पे, और 200 मेगावाट ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस बस के लिए जो रियल पावर है उसका कुछ पोर्शन इस जनरेटर से आता है और कुछ पोर्शन जो है रियल पावर का इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू यहां से आती है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस तरीके से कनेक्टेड हो तो इसकी सारी रियल पावर जो है वो इस ट्रांसमिशन लाइन में से फ्लो करेगी, नो, ठीक है। इसका कुछ पार्ट यहां से फ्लो करेगा डिपेंडिंग अपॉन उनकी रेजिस्टेंसेज हैं, ट्रांसमिशन लाइन की एम्पीडेंसेज हैं, फिर बसेस की वोल्टेजेस हैं, वो सारी कंडीशंस हैं। वो जब आप पावर सिस्टम को इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो उसके बाद ही आपको पता चलता है
कि किस ट्रांसमिशन लाइन में कितने लॉसेस होंगे और किस ट्रांसमिशन लाइन में से कितनी रियल पावर फ्लो करेगी और कितनी रिएक्टिव पावर फ्लो करेगी. एंड दिस इज एनफ फॉर टुडे. एनी क्वेश्चन? नो सर. चले, जबरदस्त जबरदस्त. चले, खुदा हाफिज. ओके सर, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. सर क्लास होगी हमारी कल? हाँ, कल इंशाल्लाह क्लास ले लेते हैं. ओके सर.